नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 391। इसे उस प्राचीन महापंडित द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए था जिसने संसार कब्रिस्तान में सोना को इसकी वंशावली दी थी। अर्जुन ने गंभीर भाव से एक समाधि पत्थर की ओर देखा। मैंने सोना और ब्लड ड्रैगन से पहले भी पूछा था और ऐसा लगता है कि उनके पास उस युग की कोई यादें नहीं हैं, जिससे मुझे लगता है कि वे उन प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के वंशज हैं, न कि उनके पुनर्जन्म। ये ड्रैगन और फीनिक्स जातियों की स्थिति जैसी ही होनी चाहिए। खैर, मैं भी उन्हें और मजबूत बनने में मदद करना चाहता हूँ। सोना और रक्त ड्रैगन उसकी कमज़ोर अवस्था से ही उसकी मदद और सहारा दे रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि वे भी उसके साथ साथ मजबूत बने। सच कहूं तो पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के विरुद्ध उस युद्ध में उनकी मदद के बिना वह बर्बाद हो जाता। और ठीक है, गुरु, स्टार एपर्चर, सील्ड गेट और ग्रेट वॉर्ड क्षेत्र विशेषज्ञों की उपाधियां क्या हैं? अर्जुन ने पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञों को आदरणीय अमर की उपाधि दी जाती है। जहां तक स्टार एपर्चर क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात है तो वे दिव्य देवता की उपाधि धारण करते हैं। सीलबंद द्वार और महान शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को क्रमशः सच्चे ईश्वर और स्वर्गीय संत की उपाधि दी जाती है, लेंजुएलू ने उत्तर दिया। हालांकि प्राचीन युद्ध की समाप्ति के बाद से स्टार एपर्चर क्षेत्र के बहुत कम विशेषज्ञ बचे हैं। लिंगवू महाद्वीप के अधिकांश शीर्ष विशेषज्ञ आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी जैसे सर्वोच्च स्तर के सृजन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। संभवतः ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जिनके पास उससे भी उच्च साधना क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश एकांतवास में रहते हैं या स्वयं को सार्वजनिक दृष्टि से छिपाए रखते हैं। ठीक है बच्चे, हो गया। वान गार्टियन अर्जुन के पास गया और उसे दवा का एक नुस्खा दिया। लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने के लिए हमें 17 औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है। हमें कुनलुन पर्वतों में 13 के विकल्प मिल जाने चाहिए। बाकी 4 के लिए मुझे लगता है कि स्पिरिट सिटी ही हमारी एकमात्र आशा है। वे 4 हैं बर्फीली अग्नि जड़ी बूटी, ब्रह्मांडीय पत्ता, 9 परिवर्तन लकड़ी और स्वर्गीय सितारा जड़ी बूटी। इन चारों जड़ी बूटियों में स्थानिक शक्ति होती है और ये आमतौर पर सीमा के पास उगती हैं, जो उन स्थानों के किनारे होती हैं जहां स्थानिक परिवर्तन संरचनाएं स्थित होती हैं। कुनलुन पर्वतों में कुछ जड़ी बूटियां हुआ करती थीं, लेकिन रक्त आत्मा संप्रदाय ने उन सबको छीन लिया। हर जड़ी बूटी को उगने में हजारों साल लगते हैं, इसलिए हम कुनलुन पर्वतों में जल्द ही नई जड़ी बूटियां नहीं उगा सकते। आप अपनी किस्मत सिर्फ स्पिरिट सिटी में ही आजमा सकते हैं। आपको बर्फीली आग जड़ी बूटियों के 3 डंठल, 2 ब्रह्मांड पत्तियां, 9 परिवर्तन लकड़ी के 5 टुकड़े और स्वर्गीय सितारा जड़ी बूटी के 1 डंठल की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और दवा ले ली। उसने सोना को अस्थायी रूप से संसार कब्रिस्तान में रखा और अपनी मूल क्यूई का उपयोग करके सोना की चोटों को अस्थायी रूप से दबा दिया। फिर 4 घंटे के उपचार और कुछ गोलियां लेने के बाद उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। हालांकि उसकी साधना की नींव भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके पास केवल 60% युद्ध शक्ति ही बची थी। वह भीतरी हॉल से बाहर निकला और इंतजार कर रही भीड़ पर नजर दौड़ाए। उसने कहा, कुनलुन पर्वत पहले जैसे ही रहेंगे। 8 सेनाएं कुनलुन पर्वत में जाकर बाकी सभी के साथ मिल सकती हैं। जहां तक 1 साल में होने वाली बात है, मैं उसे संभाल लूंगा। इस बारे में हॉल मास्टर अनिकेत दास कुछ कहना चाहते थे पर झिझक रहे थे। दरअसल वे कहना चाहते थे, हम पीछे क्यों नहीं हट जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किसी दूसरे तल पर चले गए या लिंगवू महाद्वीप पर। लिंगवू महाद्वीप कुनलुन पर्वत से 1000 गुना बड़ा था। जब तक वे दक्षिण की ओर नहीं जाते, जहां रक्त तलवार संप्रदाय स्थित है, तब तक उनका अपने दुश्मनों से सामना नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1 वर्ष बहुत छोटा था।
कोई एक साल में सर्वोच्च सम्राट के दायरे से दाओ एकीकरण दायरे तक कैसे पहुंच सकता है? यह असंभव था। हॉल मास्टर युवा और उतावला था। कार्यकारी हॉल मास्टर होने के नाते अनिकेत दास को सभी की भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखना था। स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज और अन्य लोगों के चेहरे पर भी दुख था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि हॉल मास्टर ये रक्त तलवार संप्रदाय के लोगों से निपट लेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। ऐसे में क्या अर्जुन एक साल में कामयाब हो पाएगा? ये नामुमकिन सा लग रहा था। वे लिंगवू महाद्वीप जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास स्पिरिट टोकन नहीं थे और वे स्पिरिट सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वे अर्जुन पर भरोसा करते तो वे स्पेटियल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्पिरिट सिटी में घुसकर बाहर निकल सकते थे। मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। हालांकि 16 स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाएं हैं, उनमें से प्रत्येक अधिकतम 10 लोगों को ही परिवहन कर सकती है। अर्जुन की गंभीर दृष्टि सभी पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, मैं बस इतना कर सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति बढ़ा लूं। बाकी तुम लोग कुनलुन पर्वतों में अच्छी तरह साधना करो। मैं तुम सबको शपथ दिलाता हूं कि मैं एक साल में रक्त तलवार संप्रदाय का नाश कर दूंगा। मैं उस बूढ़ी चुड़ैल को भी हरा दूंगा। सब लोग जाओ और साधना करो। अब हम दिव्य राजा स्तर की औषधीय गोलियों के साथ साथ दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास कुछ सामग्रियों की कमी हो सकती है। जहां तक मित्र सेनाओं का प्रश्न है, याद रखें कि सभी को एकजुट होना चाहिए, उन्होंने कहा जब उनकी नज़र स्टार तलवार संप्रदाय के पूर्वज पर पड़ी। कोई गलती मत करना। मैं अभी स्पिरिट सिटी जा रहा हूं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने। ये कहकर अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। वर्तमान परिस्थिति के कारण सभी असमंजस में थे। सभी को लग रहा था कि अर्जुन एक वर्ष में रक्तात्म संप्रदाय या पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को पराजित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वे भागना भी चाहें तो क्या वे भाग सकते हैं? कहाँ? केवल 100 लोग ही लिंगवू महाद्वीप जा सकते थे, तो बाकी लोगों का क्या होगा? इसलिए वे केवल अर्जुन की बात मानकर साधना जारी रख सकते थे। उनके बचने का सबसे अच्छा मौका यही था कि वे जल्दी से शक्तिशाली बने ताकि वे अर्जुन के साथ मिलकर रक्तात्म संप्रदाय से लड़ सकें। इस समय कीमिया मास्टर रणित खड़े हुए और कहा, हर कोई, कीमिया मंडप के मंडप मास्टर के रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि हॉल मास्टर हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हॉल मास्टर ने मुझे जो गुप्त रसायन विद्या तकनीक सिखाई है, उससे मैं अर्ध दिव्य और दिव्य राजा श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं ताकि सभी की साधना में सहायता मिल सके। 5 महीने पहले हॉल मास्टर केवल 8वें स्तर का मूल राजा क्षेत्र साधक था, लेकिन अब वह 6ठे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। उस दौरान उसने 2 प्रमुख क्षेत्रों में उन्नति की थी। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र और दाओ एकीकरण क्षेत्र के बीच केवल 4 प्रमुख क्षेत्रों का अंतर था। हॉल मास्टर की प्रतिभा के स्तर को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह इसे हासिल कर सकता था। मुझे विश्वास है कि हॉल मास्टर निश्चित रूप से स्थिति को बदल देंगे। मैं भी हॉल मास्टर पर विश्वास करता हूँ। हॉल मास्टर को खेती शुरू करते हुए कितने साल हो गए हैं? अपनी प्रतिभा के साथ अगर कुनलुन पर्वत में संसाधनों की कमी और खजाने को खोजने में कठिनाई न होती तो वह बहुत पहले ही अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ गया होता। राजवीर राणा खड़े हो गए। वे अर्जुन के पीछे सबसे पहले आए और उन्हें पूरा विश्वास था कि अर्जुन शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। लिंगवू महाद्वीप खजानों से भरा है, इसलिए हॉल मास्टर वहां अपनी साधना का स्तर कई गुना बढ़ा पाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बस उस पर विश्वास रखो। मीरा त्रिवेदी की आंखें चमक उठीं। उनकी भौहें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं और उन्होंने कहा, भाई ये तुम जरूर कर सकते हो। मैं भी इस पर विश्वास करता हूँ। हॉल मास्टर निश्चित रूप से दाओ एकीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हुआंग झांतियन, हुआंग वुकियांग, हे याओ, शिम्बा और अन्य सभी आगे आए। अनिकेत दास ने एक लंबी सांस छोड़ी और हल्के से सिर हिलाया। ये सच है हॉल मास्टर, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप जरूर कर सकते हैं। जल्द ही कार्यवाहक हॉल मास्टर अनिकेत दास के नेतृत्व में रेडियंट हॉल तेजी से विकास के दौर में प्रवेश कर गया। उन्होंने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़े। कुनलुन पर्वत से जुड़े मामलों को निपटाने के बाद अर्जुन स्पिरिट सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और स्पिरिट टोकन निकाला।
बैरियर ने टोकन को पहचान लिया और अर्जुन के लिए अंदर जाने का रास्ता खोल दिया। अंदर जाते ही उसे एक तेज आभा अपनी ओर उड़ती हुई महसूस हुई। ये कुन तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग करण राव थे। यहाँ तक कि जंगली ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग और इन संप्रदायों के बुजुर्ग भी अर्जुन के पास आए। करण राव ठंडी हंसी हंसा। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। छोटू, तुम अभी मरे नहीं हो। हमारी स्पिरिट सिटी में क्या कर रहे हो? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम अपनी औरत पर भरोसा करके बच गए। उसने अपनी दाढ़ी सहलाए और अपनी पीठ सीधी करते हुए अर्जुन की तरफ देखा। तुम तो बस एक सुंदर लड़का हो जो औरतों पर निर्भर रहता है। क्या जिंदगी वाकई ऐसे जीने लायक है? तुम्हें देखकर ही मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मूल नींव शायद क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इस लड़ाई के बाद आप सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी लड़ाकू ताकत शायद पहले की तुलना में कम है ना? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सबको। ग्रैंड एल्डर करण राव ने दूसरों की ओर हाथ हिलाया। क्या आपको अब भी लगता है कि वह पिछली बार की तरह दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है? बकवास, अर्जुन अब बेकार है। वो जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक सुंदर लड़का है। उस दिन उसने संप्रदाय के गुरु और कुन तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला, लेकिन क्योंकि वे उसकी ताकत से डरते थे, उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था। हालांकि अब वह आधा अपंग हो चुका था, फिर भी स्पिरिट सिटी आने की हिम्मत कर पाया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वे उस पर हमला करने के इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? हास्यास्पद। जब रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ चले गए तो उन्होंने करण राव को स्पष्ट कर दिया कि वे कुनलुन पर्वत को सील कर देंगे और अर्जुन के भाग्य का फैसला भविष्य में किया जाएगा, लेकिन मूलतः उसके लिए कोई आशा नहीं थी। अर्जुन, क्या आप हमारे शेष अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करने में रुचि रखते हैं? चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। महापुरुष करण राव मुस्कुराए। तुम्हारी मूल नींव क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए मैं तुमसे लड़ने के लिए एक द्वितीय आकाशीय दिव्य क्षेत्र के शिष्य को भेजूंगा। ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें अपंग बना देंगे। हम तुम्हें मार नहीं सकते, वरना मुझे डर है कि तुम्हारी औरत हमसे मुसीबत मोल लेने आ जाएगी। हा, आखिरकार हम पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा नहीं है सभी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सच है अर्जुन, उस दिन जब तुमने लक्ष्य जाधव को मारा था तब तुम बहुत घमंडी थे। वाइल्ड ब्लेड सेक्ट के महापुरुष दुष्टता से मुस्कुराए। हालांकि लक्ष्य जाधव एक बेशर्म खलनायक था, फिर भी तुम्हारी हरकतें स्पिरिट सिटी के बाकी सभी लोगों के अधिकार की अवहेलना करने के समान थीं। उस दिन लक्ष्य जाधव की हत्या करके आपने हमारी प्रतिष्ठा छीन ली और स्पिरिट सिटी के 1 करोड़ नागरिकों को दिखा दिया कि सातों संप्रदाय बेकार हैं और लक्ष्य जाधव से निपट नहीं सकते। आपने हमारी प्रतिष्ठा और गरिमा को कलंकित किया है। लक्ष्य जाधव को तो मरना ही था, लेकिन उसे मारने का अधिकार सिर्फ 7 संप्रदायों के विशेषज्ञों को ही था। तभी वे स्पिरिट सिटी में दूसरे संप्रदायों पर अपनी ताकत और श्रेष्ठता साबित कर पाते। हालांकि अर्जुन के कार्यों ने सब कुछ बदल दिया था। लगता है तुम सब मुझे तब मारना चाहते हो जब मैं नीचे हूं और मुझे अपमानित करना चाहते हो। अर्जुन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लेकिन यह मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। क्या तुम दोनों संप्रदायों में से किसी के पास कोई आइस फायर हर्ब, हेवनली स्टार हर्ब, 9 ट्रांसफॉर्मेशन वुड और कॉस्मोस लीफ है? अर्जुन को लगा कि इससे उसे हर संप्रदाय के पास जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चूंकि ये दोनों संप्रदाय उससे उलझने आए थे, इसलिए अगर उनके पास कोई चीज़ होगी तो वह पहले उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेगा। वे उसे अपमानित करने के लिए एक दूसरे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजना चाहते थे। अगर ये महान बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से हमला भी करते तो भी वह उनसे निपट सकता था। वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ चुका था और अपने मूल आधार को नुकसान पहुंचने के बावजूद तथा अपनी शक्ति का केवल 60% ही प्रदर्शित कर पाने के बावजूद वह अभी भी उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जब वह पहली बार स्पिरिट सिटी में आया था। यदि अर्जुन 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध भी लड़े तो भी वह अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा। तुम्हें वो चीज़ें चाहिए, वो 4 जड़ी बूटियां बहुत खास हैं। महापुरुष करण राव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा।
उन्होंने अपने बगल में खड़े 3 लोगों की तरफ देखा और कहा, ये जड़ी बूटियां लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने के लिए जरूरी औषधीय तत्व हैं, है ना? क्योंकि लिंगवेई गोली कुनलुन पर्वतों में एकमात्र गोली थी जो किसी की मूल नींव की मरम्मत कर सकती थी, इसलिए यह बहुत पहचानने योग्य थी। हालांकि इस गोली के लिए जरूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कम से कम 10,000 साल पुरानी होनी चाहिए थीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जितनी पुरानी होंगी, उनका असर उतना ही बेहतर होगा। यहाँ तक कि स्पिरिट सिटी के 8 संप्रदायों और 5 प्रमुख परिवारों के पास भी कुछ ही औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिनका इस्तेमाल लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। इस तरह की औषधीय गोली बहुत दुर्लभ और कीमती थी। 1800 वर्ष पूर्व मुकुल चंद्र अपनी मूल नींव को गंभीर क्षति पहुंचने तथा अपने स्वर्णिम शरीर के विनाश के कारण दिव्य राजा क्षेत्र की साधना से गिर गए थे। मुकुल चंद्र जैसे पूर्व दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं ढूंढ पाए और उन्हें रक्त दानव पर्वत पर मृत्यु के द्वार पर ही संघर्ष करना पड़ा। क्या अर्जुन ने सोचा था कि वह इससे बेहतर कर सकता है? इसके अलावा स्पिरिट सिटी के विभिन्न गुट अर्जुन को ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कैसे दे सकते हैं? अर्जुन, तुम्हारा मूल आधार क्षतिग्रस्त हो गया है। तुम्हारी शक्ति शायद धीरे धीरे कम होती जाएगी। ली परिवार के मुखिया की आंखें तेज थीं। उसने अर्जुन को ऐसे घूरा जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। उसने धीरे से कहा, मुकुल चंद्र की साधना अर्ध दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक या मध्य चरण तक गिर गई। जहां तक तुम्हारी बात है, हालांकि तुम्हारी साधना का स्तर कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी युद्ध शक्ति तुम्हारे साधना स्तर से कहीं ज्यादा थी। जब आपकी युद्ध शक्ति आपके साधना स्तर के समान स्तर पर आ जाएगी, तो आपके साधना स्तर में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। वह सही था। हालांकि अर्जुन की मूल नींव को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी, लेकिन अगर इसका समाधान नहीं किया गया, तो न केवल वह अपनी शक्ति में सुधार नहीं कर पाएगा, बल्कि इससे उसकी साधना का स्तर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो चीजें नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष मुस्कुराए। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय तुम्हें कुछ नौ परिवर्तनकारी लकड़ी दे सकता है, लेकिन उस दिन तुमने हमारे 7 महान संप्रदायों की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। आज, हालांकि यहाँ सिर्फ हमारे 2 महान संप्रदाय और 2 प्रमुख परिवार हैं, अगर हम में से हर एक अपना प्रतिनिधि भेजे और तुम उन सबको हरा दो, तो मैं तुम्हें 9 परिवर्तन काष्ठ के 3 टुकड़े दूंगा। 5 टुकड़े। अर्जुन की आंखें हत्या की इच्छा से भरी थीं। हा, ठीक है, 5। देखते हैं कि तुम उन 5 टुकड़ों को कमा सकते हो या नहीं। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें पार की और अर्जुन की लड़ाई का इंतजार करने लगे। कल वाला अर्जुन तो वो था जिसकी वो सिर्फ तारीफ ही कर सकता था, लेकिन अब हालात बदल गए थे। कितना अच्छा लग रहा था। इस बार उन्हें अर्जुन से व्यक्तिगत रूप से निपटने की जरूरत नहीं थी। वे बस अपने शिष्यों को भेजकर उस बदमाश को पीट सकते थे। यांग शिन, यहाँ आओ। जंगली ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने एक युवा शिष्य को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और वरिष्ठ अर्जुन से युद्ध करो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस उसके हाथ पैर तोड़ दो। हाँ, महान बुजुर्ग, मैं न केवल अर्जुन के अंग तोड़ दूंगा, बल्कि उसे अपन भी बना दूंगा। यांगशिन की मुस्कान में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। कृपया बताएं, सीनियर, ये आपको अपंग बनाने से पहले मुझे कितनी चालें चलनी होंगी? वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के इस शिष्य में दूसरे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति थी, और वह तीसरे दर्जे के अमर हथियार और पहले दर्जे के अमर कलाकृति कवच से लैस था। इसके साथ वह चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र से भी लड़ सकता था। वेंग यांगशिन के हाथ में बर्फ जैसे नीले रंग का भाला चमक उठा और प्रकाश की किरणें चमक उठीं। प्रकाश की चमक के बाद उसके शरीर पर रक्त रंग का एक अमर कवच प्रकट हुआ। उसने भाला उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे लड़ पाऊंगा, तुम्हें अपन तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, सीनियर अर्जुन। मैं इस लड़ाई को याद रखूंगा क्योंकि मैंने एक अद्वितीय प्रतिभा को अपन बना दिया था। उसके शब्द शांत थे, लेकिन अहंकार से भरे हुए थे। बगल में एक के बाद एक आए अन्य शिष्यों ने यांगशिन और अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा। इस बार अर्जुन खत्म हो गया।
मैंने संप्रदाय गुरु से सुना है कि अर्जुन की साधना आधी अपंग हो गई है। अगर वह महिला न होती तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इस बार यांगशिन भाग्यशाली रहा। ये सच है। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह घमंडी लड़का औरतों पर निर्भर रहने वाला जिगोलो होगा। मैंने सोचा था कि उसके पीछे कोई अद्वितीय विशेषज्ञ है, लेकिन वह एक महिला थी। शायद हमें सीनियर अर्जुन से यह सीखने की ज़रूरत है कि एक महिला पर निर्भर कैसे रहा जाए। हवा में उपहासपूर्ण शब्द गूंज रहे थे, लेकिन जल्द ही बातचीत उस युद्ध की ओर मुड़ गई जो शुरू होने वाला था। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन के पास कितनी युद्ध शक्ति बची है? 1/4, 5वां हिस्सा, 8वां या 10वां हिस्सा। यांगशिन की कितनी चालों को वह रोक सकता है? अगर वह तुरंत हार गया तो ये बहुत उबाऊ होगा। शायद 10 चालें, 5 चालें, 3 चालें। एक एक करके सभी लोग अटकलें लगाने लगे। उनकी राय में अगर अर्जुन अभी भी पिछले दिन की तरह अपनी चरम अवस्था में होता तो यांगशिन को मारना बस एक पल में ही हो जाता। हालांकि रक्त तलवार संप्रदाय और पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी से उसकी मुठभेड़ के बाद हालात बदल गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब उसकी युद्ध शक्ति 10% से भी कम बची है। भले ही वह अब 6ठे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अधिक से अधिक एक आधे चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, है ना? फिर भी वे उसे मार नहीं सकते थे, वरना उन्हें पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी या यूं कहें कि उनकी शिष्या का क्रोध झेलना पड़ता। एक तरह से सुंदर लड़का होना अपने आप में एक हुनर था। अर्जुन, मैं तुम्हें 2 चालों में ही नीचे गिरा दूंगा। यांगशिन ने हमला किया। उसने अपना बर्फ नीला भाला फेंका और भाले की क्यूई की हजारों लड़ियां झरने की तरह अर्जुन की ओर उमड़ पड़ी। हमला इतना जोरदार था कि दूसरे दर्जे का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी बुरी तरह घायल हो जाता। उन्होंने देखा कि अर्जुन वहीं खड़ा था और अपने आप पर प्रसन्न और संतुष्ट महसूस कर रहा था। हे अर्जुन, जैसी कि उम्मीद थी वह बेकार हो गया था और इस हमले पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। अर्जुन वहां देवदार के वृक्ष की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा था और उसकी दृष्टि उदासीन थी। जब उसने आते हुए भाला क्यू को देखा तो उसका शरीर लाल सुनहरे रंग में चमकने लगा, जिससे प्रकाश की एक लहर बनी जिसने भाला क्यू के रेशों को नष्ट कर दिया। हालांकि भाला अभी भी अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। स्वूश! हवा के फटने की आवाज गूंज उठी। यांगशिन पागलों की तरह मुस्कुराया और अपने भाले से अर्जुन के दिल में छुरा भोंकने की कोशिश की। खून के छींटे पड़ने और अर्जुन का दिल फटने की बजाय, जैसा उसने सोचा था, चिंगारियां फूटने लगीं। भाले की नोक अर्जुन के कपड़ों को चीरती हुई निकल गई, लेकिन उसकी त्वचा से टकराते ही रुक गई। अर्जुन की लाल सुनहरी त्वचा चमक रही थी, मानो लोहे की दीवार बर्फीले नीले भाले को रोक रही हो। उसकी 7वीं स्तरीय अधिपति शरीर क्षेत्र साधना के साथ उसे घायल करने के लिए एक 7वें स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। चूंकि तुम इतने कमजोर हो, इसलिए इस लड़ाई को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से चले जाओ। अर्जुन के सुनहरे शरीर से हत्या की भावना फूट पड़ी और उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह आगे की ओर चमका और यांगशिन के शरीर से जोर से टकराया। जैसे कोई विशाल हथौड़ा अंडे को कुचल रहा हो, यांगशिन का टूटा हुआ शरीर उड़ गया। उसके बाद अर्जुन ने अपनी छाती पर कपड़ों को हल्के से थपथपाया। अफसोस है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। वैसे भी तुम्हारी जान मेरे कपड़ों जितनी कीमती नहीं है। फुफकार, धमाका! यांगशिन का शरीर जमीन पर धंस गया था और अब उसमें लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। असंभव! वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और ली परिवार के मुखिया ने एक साथ चिल्लाया जब उन्होंने ये दृश्य देखा। वे अर्जुन को घूरते रहे, उनके हृदय में सदमे की लहरें दौड़ गईं। क्या अर्जुन की मूल नींव क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी? वह फिर भी इतना शक्तिशाली क्यों था? यांगशिन हार गई। ये कैसे हो सकता है? कई शिष्य अपंग यांगशिन को घूर रहे थे। जब उन्होंने फिर से अर्जुन की ओर देखा तो उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। अर्जुन ने यांगशिन को अपंग बनाने के लिए अपने भौतिक शरीर पर भरोसा किया था। अर्जुन का भौतिक शरीर कितना मजबूत था? वह संभवतः एक मध्यम स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था, है ना? पुची! अर्जुन ने मुंह भर खून थूक दिया। उसने बाएं हाथ से होठों के कोने से खून पोंछा और बोला, 3 और लोग हैं, है ना?
लाओ। उसने धीरे से उसकी छाती थपथपाई, जिससे वह वास्तविकता से ज्यादा घायल लग रहा था। वास्तव में उसके भौतिक शरीर के इस्तेमाल से उसकी चोटें बस थोड़ी सी ही बढ़ी थीं। निश्चित रूप से उसकी मूल नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके 3 महान दांव भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन अगर उसने अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया तो उसकी लड़ाकू शक्ति अभी भी बहुत अधिक थी। उसने अपने विरोधियों को चुनौती जारी रखने के लिए लुभाने के लिए ऐसा किया। आखिरकार उसका लक्ष्य लिंग्वेई गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना था। अगर उसके ये सभी दुश्मन अब उस पर टूट पड़े और एक साथ उस पर हमला कर दें, तो न केवल युद्ध और कठिन हो जाएगा, बल्कि उसके लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना भी और भी कठिन हो जाएगा। सोना की जान यहाँ दांव पर लगी थी। लगता है उसके शरीर में कोई समस्या है। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के महान बुजुर्ग की पैनी नज़र थी, और वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अर्जुन जानबूझकर अपनी चोटों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह सोचता है कि खून की उल्टी करने से मुझे लगेगा कि वह केवल मामूली रूप से घायल हुआ है, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है। इस आदमी के पास जरूर कोई न कोई चाल जरूर होगी कि इतने कम समय में कुनलुन पर्वतों के अधिपति का पद हासिल कर लिया। शायद ये बहुत चालाक भी है और जानबूझकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ज़ुकुंग, किसी को भेजो, उसे पकड़वाओ। ये बच्चा नाटक कर रहा है। इसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम्हारा शिष्य उसे हरा देता है तो मैं उसे एक अमर कलाकृति दूंगा। उसे अपन बना दो और स्पिरिट सिटी के संप्रदायों और परिवारों की गरिमा और प्रतिष्ठा बहाल करो। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष ज़ुकुंग ने सिर हिलाया और कहा, देखते हैं ये सुंदर लड़का कब तक टिक पाता है। ज़ु बिंग, तुम तैयार हो? मैं यहाँ हूँ, बड़े बुजुर्ग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक खून से लथपथ युवक धीरे धीरे बाहर आया। उसके शरीर पर तीव्र हत्या की नीयत छाई हुई थी। उसकी कमर पर बंधी तलवार खूनी सांप जैसी थी और बेहद डरावनी लग रही थी। वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से रेंगकर बाहर निकला हुआ सा लग रहा था। हालांकि वह सिर्फ 27 या 28 साल का लग रहा था, पर उसकी उम्र कम से कम 100 साल तो थी ही। स्पिरिट सिटी में 500 साल से कम उम्र के लोगों को युवा माना जाता था, क्योंकि साधकों की आयु लंबी होती थी। उनकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होता था, उनकी आयु भी उतनी ही लंबी होती थी। केवल वे ही मध्यम आयु के माने जाते थे जो 1000 साल तक जीवित रहते थे, और वे जो 5 या 6000 साल के होते थे वृद्ध माने जाते थे। यद्यपि रक्त से सना वह आदमी लगभग 100 वर्ष का था, फिर भी वह एक निर्णायक हत्यारा था। श्वा, युवक की तलवार की मूठ अचानक एक जहरीले सांप में बदल गई, जिसकी जीभ फड़क रही थी। जाहिर है, यह एक जहर युक्त अमर हथियार था। महान, अगर मैं लड़ूंगा तो अर्जुन को मार डालूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि कोई दूसरा उससे लड़े। ज़ु बिंग ने सांप का सिर पकड़ा और अपनी बांह को हल्के से हिलाया, जिससे सांप का सिर वापस तलवार की मूठ में बदल गया। उसकी तलवार एक तृतीय श्रेणी की अमर कलाकृति थी और एक जहरीले रक्त सांप दानव, जिसे उसने मारा था, के शरीर और आत्मा से परिष्कृत की गई थी। इसलिए हालांकि यह तलवार जैसी दिखती थी, लेकिन ये कलाकृति आत्मा रक्त सर्प दानव की आत्मा थी। युद्ध में तलवार अपने मूल सर्प रूप में परिवर्तित होकर विरोधियों पर हमला कर सकती थी। इसके विष से दूसरे स्तर के अर्धदैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मारे जा सकते थे, और यांग शिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार मेरी तलवार म्यान से बाहर आ गई तो यह मार डालेगी। ज़ु बिंग ने शांति से कहा, मानो अर्जुन कोई असहाय शिकार हो। वह चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, जिसने उन्हें स्पिरिट सिटी में युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया। अगर मैं तुम्हें जाने को कहूँ तो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने जंगली ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष से एक छोटी तलवार ली और उसे ज़ु बिंग की ओर फेंक दिया। ये 5वीं श्रेणी की एक अमर कलाकृति है जिसमें स्थानिक शक्ति का अंश समाया है, स्थानिक ब्लेड। ये 10 मीटर की सीमा में अंतरिक्ष में जा सकता है और अर्जुन के भौतिक शरीर को नष्ट कर सकता है। जाओ, अर्जुन के शरीर को तोड़ने के लिए स्थानिक तलवार का उपयोग करो। फिर उसकी साधना को अपंग करने के लिए रक्त सर्प तलवार का उपयोग करो। बड़े बुजुर्ग की निगाहें गंभीर थीं।
वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के शिष्य को पराजित किया गया था, इसलिए उनके संप्रदाय के शिष्य को असफल होने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन पहले से ही आधा अपंग था। जू बिंग को हराना उसके लिए नामुमकिन था। खैर, अर्जुन को अपंग बनाकर रक्त तलवार संप्रदाय का पक्ष लेने का यह उनके लिए एक अच्छा मौका था। शायद भविष्य में जब वे लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करेंगे तो वे रक्त तलवार संप्रदाय में शामिल हो पाएंगे। हाँ, महान बुजुर्ग। जू बिंग ने अपने बाएं हाथ में स्थानिक तलवार और दाहिने हाथ में रक्त सर्प तलवार पकड़ी हुई थी। उसने अर्जुन को ऐसे घूरा जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। अब तुम अपने आखिरी शब्द कह सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए गूंगा बना दूंगा। भागने के लिए कहीं जगह नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। जब उसने जू बिंग को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए और सूरज और चांद के रंग उसके हाथों के चारों ओर घूम गए। एक क्षण बाद उसकी बाईं हथेली में प्रकाश का एक झुलसा देने वाला गोला खिल उठा और एक अग्नि अजगर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उसकी दाहिनी हथेली से एक बर्फीली नीली रोशनी का गोला फूटा और एक बर्फीला फीनिक्स उड़ गया। जैसे ही ड्रैगन और फीनिक्स उड़े, वे एक लंबे अर्धचंद्राकार टुकड़े में बदल गए, जो ऐसा लग रहा था मानो आकाश को चकनाचूर कर देने की शक्ति रखता हो। ये सौर चंद्र स्लैश था। सुंदर लड़का, हास्यास्पद। तुम्हें पता नहीं कि मैं इतनी दूर कैसे आ गया। जो मुझे मार नहीं सकता वह मुझे और अधिक शक्तिशाली बना देगा। सौर चंद्र स्लैश। सब कुछ नष्ट करो। पहले अर्जुन को इस आक्रमण के लिए अमर कलाकृतियों की मदद लेनी पड़ती थी। हालांकि अब वह केवल अपने हाथों का उपयोग कर सकता था। उसे जू बिंग पसंद नहीं था, जो खूनी आभा से घिरा हुआ था और जिसने निश्चित रूप से अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ली थी। उसे मारना स्वर्ग की ओर से न्याय लागू करने के बराबर था। जू बिंग ने अपने आसपास के माहौल में आए बदलावों को भांप लिया और तुरंत सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अर्जुन को कमाका था, फिर भी उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से दोनों अमर हथियारों को सक्रिय कर दिया। रक्त सर्प तलवार एक विषैले रक्त सर्प दानव में बदल गई और उसका 8 फुट लंबा शरीर अर्जुन पर टूट पड़ा। स्थानिक ब्लेड एक दर्जन या उससे अधिक अंतरिक्ष ब्लेडों में परिवर्तित हो गया, जो अंतरिक्ष को भेदते हुए तुरंत अर्जुन के सामने आ गए और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगे। झंकार, झंकार, झंकार। 15 अंतरिक्ष ब्लेडों ने अर्जुन के शरीर को एक दूसरे के ऊपर से काट डाला, लेकिन उसका शरीर धातु की चमक से ढक गया और अंतरिक्ष ब्लेडों ने बिना किसी नुकसान के वापस उछलकर हमला कर दिया। जल्द ही ब्लेड की स्थानिक शक्ति प्रकट हो गई, लेकिन यह अभी भी उसकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अर्जुन ने पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी के विरुद्ध युद्ध किया था, जो वास्तव में स्थानिक नियमों में पारंगत थीं। जू बिंग के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसमें स्थानिक नियमों का नामोनिशान मात्र था। दोनों की तुलना करना भी असंभव था, इसलिए वह अस्त्र उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह 7वें स्तर का अधिपति शरीर क्षेत्र साधक था और यहां तक कि 7वीं श्रेणी का अमर कलाकृति भी उसके शरीर को घायल करने के लिए संघर्ष करेगा। बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। सभी ने देखा कि रक्त सर्प दानव सौर चंद्र स्लैश के संपर्क में आने के बाद फट गया था और अनगिनत टुकड़ों में टूटकर हर जगह उड़ गया था। तभी सौर चंद्र वार जू बिंग के शरीर पर टूट पड़ा, उसके सुनहरे शरीर को तेजी से नष्ट कर दिया और उसकी आत्मा को पल भर में नष्ट कर दिया। 4थे स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मर गया। जिन 2 शिष्यों ने हमला किया वे वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय और ब्लड हेवन संप्रदाय से थे, जिनके प्रमुख बुजुर्गों ने सोचा था कि वे अर्जुन को अपंग बना सकते हैं या उसे मार भी सकते हैं। अंत में एक शिष्य अपंग हो गया जबकि दूसरा मारा गया। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने अर्जुन की ओर फिर से देखा तो उनकी निगाहें बिल्कुल बदल गई थीं। मानो उनके सामने खड़ा यह अर्जुन आज भी वही अजेय अर्जुन था, वही युवा प्रतिभा जिसने अकेले ही 8 संप्रदायों को परास्त कर दिया था। अर्जुन, मेरे शिष्य को मारने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महान बुजुर्ग क्रोधित थे। ओह, तुम मुझे मारना चाहते हो? पहले मैंने तुम सबको सही पक्ष में खड़े होने का मौका दिया था, लेकिन अब लगता है कि तुमने इसकी जरा भी कद्र नहीं की।
अर्जुन ने 9वीं कक्षा का आत्मा विनाशक दानव देव भाला बुलाया और उसे रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष की ओर तान दिया। वह जरा भी नहीं डरा। उसी समय एक रक्त लाल तलवार प्रकट हुई। ये चौथी श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का हथियार था, ईश्वर संहारक तलवार। यद्यपि वह घायल था, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दूसरे लोग तुच्छ समझें। यदि आवश्यकता हुई तो वह आज ही रक्त स्वर्ग संप्रदाय को नष्ट कर देगा, भले ही इसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें ही क्यों न लगें। शांत हो जाएं। जंगली ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष की आंखें चमक उठीं। फिर उन्होंने रक्तस्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष को खींचकर दूर किया और उन्हें एक वाणी भेजी, क्या तुम भूल गए? रक्तात्मा संप्रदाय उसे 1 साल में मार डालेगा। वह किसी भी तरह इतना शक्तिशाली नहीं हो पाएगा कि उन्हें हरा सके। हालांकि अगर हम उसे आज मार देते हैं तो उसकी महिला को हम पर हमला करने और साथ ही कुनलुन पर्वत की रक्षा करने का बहाना मिल जाएगा। वह पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी की शिष्या हैं। हो सकता है कि वह स्वयं हमसे निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, और न ही पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी स्वयं को इतना गिराएंगी कि वह स्वयं हमसे निपटें। लेकिन क्या आप पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी की अन्य शिष्याओं को भूल गए हैं? उनमें से कुछ दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और संभवतः आदिकालीन अराजकता और दाओ एकीकरण क्षेत्र के भी विशेषज्ञ हैं। अगर वे शिष्य हमारे पीछे आ गए क्योंकि अर्जुन हमारे हाथों मारा गया था, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन को अपंग तो किया जा सकता था, लेकिन मारा नहीं जा सकता था, वरना स्पिरिट सिटी पर ऐसी विपत्ति आ पड़ती जिसे कोई भी संभाल नहीं पाता। अगर किसी को अर्जुन को मारना है तो वह रक्त आत्म संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति होगा। कम से कम इससे लिंगवू महाद्वीप का मामला तो बनेगा ही। अर्जुन को स्पिरिट सिटी में नहीं मरना चाहिए, वरना हमें पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का प्रकोप सहना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? क्या हम लड़ना बंद कर दें? रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष का भाव अप्रिय था। उनका शिष्य मारा गया था, लेकिन वे अर्जुन को नहीं मार सकते थे। लड़ो, हमें लड़ना ही होगा। जंगली ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष की नज़रें गंभीर थीं। उनकी नज़र ली और वांग परिवारों के 2 युवा स्वामियों पर पड़ी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। वह जानता था कि वे अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वे उसे कमज़ोर जरूर कर सकते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा और वे अपने शिष्यों को अर्जुन से लड़ने के लिए भेजते रहे, तो वे निश्चित रूप से उसे थका देंगे और अंततः उसे अपंग बना देंगे। इस तरह वे अर्जुन को मार नहीं पाएंगे और न ही पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का कोपभाजन बन पाएंगे। इसके अलावा अर्जुन को अपंग बनाकर वे रक्त तलवार संप्रदाय की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। साथ ही इससे उस दिन अर्जुन के कृत्य से उन्हें जो अपमान महसूस हुआ था, उसका निवारण भी हो जाएगा। परिवार प्रमुख ली, परिवार प्रमुख वांग, मेरे पास एक योजना है। क्या आप इसे सुनने को तैयार हैं? तुम दोनों भी लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करना चाहते हो, है ना? वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख ने दोनों परिवारों के मुखियाओं को पास खींचकर गंभीरता से कहा। हालांकि वहां ज्यादा स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाएं नहीं हैं, इसलिए तुम लोगों को बड़े पैमाने पर लिंगवू महाद्वीप में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। स्पिरिट सिटी स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का संरक्षक था, लेकिन इन संरचनाओं की अपनी सीमाएं थीं और ये एक समय में केवल कुछ ही लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती थीं। इसके अलावा इस संरचना के प्रत्येक उपयोग का 10 साल का कूलडाउन था। 8 संप्रदायों और 5 परिवारों को अपने सदस्यों को लिंगवू महाद्वीप पर भेजने में कितने वर्ष लगेंगे? इसमें हमेशा लगेगा, जब तक उनके पास कई आदिम अराजकता क्षेत्र या दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ न हो जो अंतरिक्ष को चीरकर स्थानिक मार्ग बना सकें। वे लोगों को तेजी से टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनमें से कोई भी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति के बिना दिव्य राजा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता था। यह उनकी दुविधा थी, इसलिए हर परिवार और संप्रदाय लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए लालायित था, लेकिन पिछले 10,000 वर्षों में उन्हें ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला था। जैसे ही उन्हें मौका मिलता वे पागल हो जाते, ठीक स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज की तरह, जो जोखिम के बावजूद खतरे में सिर के बल कूद पड़ते थे। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? दोनों परिवार के मुखिया भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और अर्ध दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष को गौर से देखा। मेरे पास हमारे संप्रदायों और परिवारों के लिए एक उपयुक्त योजना है।
क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर यह योजना सफल हो जाती है तो हम लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर यह विफल भी हो जाती है तो हम केवल शीर्ष शिष्यों की एक पीढ़ी खो देंगे। अब तो सारी बातें बता दो। दोनों परिवार के मुखिया अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे प्रतीक्षा में खड़े थे। उनके पीछे खड़े अनेक शिष्य और संरक्षक अभी भी असमंजस में थे। वे अभी भी अर्जुन को घूर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन से उलझे, और वह भी अपनी बात खत्म होने का इंतजार करते हुए हिले नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बातचीत का नतीजा क्या होगा। आखिरकार वह अपनी तलवार से उस बातचीत का अंत कर देगा। परिवार प्रमुखों, ये बच्चा उस दिन बहुत घमंडी था और मेरे अनुमान से वह अब 5वें या 6ठे स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जितना मजबूत है। उसके हाव भाव में हत्या का इरादा छिपा था। वह मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो वह कोई अंतिम चरण का अर्धदैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है, और संयोग से रक्त तलवार संप्रदाय उससे छुटकारा पाना चाहता है। रक्त तलवार संप्रदाय कुनलुन पर्वत के सबसे निकट का संप्रदाय है। कई दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञों और लगभग 1 दर्जन आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ वे निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर कुनलुन पर्वत का सफाया कर देंगे। ऐसे में हमें कोई श्रेय पाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें अब अर्जुन से छुटकारा पा लेना चाहिए? ली परिवार के मुखिया ने पूछा। नहीं, अर्जुन अब नहीं मर सकता, लेकिन उसे अपंग तो किया जा सकता है। हम एक प्रतिभाशाली सभा आयोजित कर सकते हैं और अपने शिष्यों को उससे लड़ने के लिए भेज सकते हैं, जिसका उद्देश्य उसे अपंग बनाना है। इससे हम रक्त तलवार संप्रदाय के प्रति अपनी सद्भावना तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमें पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी का क्रोध नहीं झेलना पड़ेगा। सब लोग जरा सोचो, एक शानदार प्रतिभाओं का जमावड़ा। यदि अर्जुन को हमारे शिष्यों द्वारा इतना पीटा गया कि वह अपंग हो गया, तो हमें कौन दोषी ठहरा सकता है? ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई है। इसका हम पुरानी पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। आखिर वह कितने राउंड लड़ पाएगा? अगर वह हमारे 7-8 शिष्यों को भी हरा दे, तब तक उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी। यहाँ हर कोई जानता है कि इस बच्चे को रक्त तलवार संप्रदाय के एक आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग ने बुरी तरह घायल कर दिया था, और अब वह उतना मजबूत नहीं है जितना वह उस दिन था। इससे हम अर्जुन को अपंग बनाने का श्रेय ले सकते हैं। शायद इसी वजह से रक्त तलवार संप्रदाय हमें लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने पर अपने साथ शामिल होने देगा। ली परिवार के मुखिया ने अर्जुन को भयंकर बाघ जैसी आंखों से घूरा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, परिवार प्रमुख वांग, ये योजना निश्चित रूप से हमारे पक्ष में काम करेगी। लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने और शायद रक्त तलवार संप्रदाय में शामिल होने के अवसर के बदले में कुछ शिष्यों को खोना इससे कहीं अधिक सार्थक है। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि कहावत है, एक पल के लिए सेना खड़ी करने में 1000 दिन लग जाते हैं। हमने शिष्यों की कई पीढ़ियों को पाला है, इसलिए अब समय आ गया है कि वे हमें इसका बदला दें। ठीक है, मैं सहमत हूँ। वान परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और बाकी तीनों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बाकी 3 परिवार और 6 संप्रदाय सहमत होंगे? निश्चित रूप से। अब जब रक्त तलवार संप्रदाय शामिल है, तो अब संप्रदाय के स्वामी निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि महान बुजुर्ग निर्णय लेते हैं। मैं दूसरे बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरह समझता हूँ। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग अपने हाथ पीछे करके खड़े होकर मुस्कुराए। एक बार जब उन्हें जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर के बारे में पता चलेगा, तो भले ही सफलता की संभावना केवल 10% ही क्यों न हो, वे इसमें पूरी ताकत लगा देंगे। जहां तक अन्य झाओ, लिन और चेन परिवारों की बात है, मुझे इस बारे में उनसे बात करने के लिए दोनों परिवार प्रमुखों की आवश्यकता होगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। वह अर्जुन को स्पिरिट सिटी छोड़ने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। हजारों साल पहले सभी को लगता था कि स्पिरिट सिटी एक अच्छी जगह है। वे स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की रखवाली के प्रभारी थे, और कुनलुन पर्वत के बाकी हिस्सों की तुलना में उनके पास ज्यादा संसाधन और खजाने थे। हालांकि धीरे धीरे विभिन्न परिवार प्रमुखों और संप्रदायों को समझ आ गया कि स्पिरिट सिटी एक जेल है। बाहर के लोग चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन अंदर के लोग भी आसानी से दूसरे लोकों में नहीं जा सकते थे।
अगर वे लिंगवू महाद्वीप तक पहुंचने के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का इस्तेमाल करते तो वे लिंगवू महाद्वीप के सबसे कमजोर साधक बन जाते। मध्य और अंतिम चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ स्पिरिट सिटी में चकाचौंध और शक्तिशाली थे, लेकिन लिंगवू महाद्वीप में वे गोभी की तरह आम थे। बिना किसी सहारे के वे बर्बाद हो जाते। आखिरकार स्पिरिट सिटी में कोई दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियां नहीं थीं, इसलिए उनमें से कोई भी दिव्य राजा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता था। विभिन्न संप्रदायों और परिवारों से लिंगवू महाद्वीप की यात्रा करने वाले लगभग सभी अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मर गए। जो नहीं मरे वे वहां के विभिन्न गुटों के दास बन गए। इसलिए केवल स्पिरिट सिटी के परिवारों और संप्रदायों को लिंगवू महाद्वीप में एक साथ प्रवेश करने की अनुमति देकर ही उन्हें खुद को बचाने का मौका मिलेगा, और तब भी उन्हें एक समर्थक की आवश्यकता होगी। यदि उन्हें रक्त तलवार संप्रदाय का समर्थन प्राप्त होता तो वे सुरक्षित होते और अंततः उस बिंदु तक विकसित हो पाते जहां वे स्वयं की रक्षा कर सकते थे और अपने हितों की रक्षा कर सकते थे। इसलिए अर्जुन की वर्तमान स्थिति उनके लिए एक अवसर थी। उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना था। भले ही रक्त तलवार संप्रदाय उन्हें स्वीकार न करे, वे कम से कम एक अनुग्रह का अनुरोध तो कर ही सकते थे, और शायद दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते थे, जिससे विभिन्न गुटों के पूर्वज दिव्य राजा क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। इससे उन्हें लिंगवू महाद्वीप में अपनी रक्षा करने का एक युद्ध मौका मिल जाता। मैं अभी उनसे संपर्क करूंगा। इस बार अर्जुन की मदद से शायद हम कामयाब हो जाएं। वान परिवार के मुखिया ने बिना समय गंवाए दूसरे परिवार के मुखियाओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। मैं बाकी 6 संप्रदायों के महापुरुषों से संपर्क करूंगा। जहां तक उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की समस्या का सवाल है, हम उसका समाधान कैसे करें? रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष ने संकोच से पूछा। अगर हम इस इनाम को पाना चाहते हैं तो हमें खेल में कुछ योगदान देना होगा। हमारा वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय अर्जुन को आकर्षित करने के लिए 9 परिवर्तन लकड़ी के 5 टुकड़े निकाल सकता है। जहां तक बर्फीली अग्नि जड़ी बूटी, स्वर्गीय सितारा जड़ी बूटी और ब्रह्मांडीय पत्ती का सवाल है, आप लोग आपस में इस पर चर्चा कर सकते हैं, जंगली ब्लेड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अभी इस पर बात करेंगे। इस बीच तुम्हें अर्जुन को व्यस्त रखना चाहिए। वांग और ली परिवारों के मुखिया, साथ ही रक्त स्वर्ग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर इस अवसर की खबर फैलाने के लिए अन्य बलों के क्षेत्रों की ओर तेजी से चले गए। जंगली ब्लेड संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने अर्जुन की ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, ये आपकी साधना यात्रा आसान नहीं रही होगी, और अब आपको अपने मूल आधार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। ये कैसा रहेगा? हम आपको जरूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देंगे। आइस फायर हर्ब, कॉस्मोस लीफ, 9 ट्रांसफॉर्मेशन वुड और हेवनली स्टार हर्ब। मैं स्पिरिट सिटी के 8 संप्रदायों और 5 परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहूंगा कि हम आपको प्रत्येक के 5 दे सकते हैं, लेकिन आपको एक अनुरोध पर सहमत होना होगा। जंगली तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग अर्जुन के पास आए और अपने आसपास मौजूद सैकड़ों युवा शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि तुम एक असाधारण युवक हो तो अपने साथियों को कुछ सुझाव क्यों नहीं देते? इसके अलावा हालांकि हमारे पास ये चारों जड़ी बूटियां हैं, फिर भी ज्यादा नहीं हैं। ये अनमोल हैं, हम इन्हें आपको मुफ्त में तो नहीं दे सकते, है ना? उन्होंने अर्जुन के भावों में आए बदलावों को ध्यान से देखा और फिर आगे बोले, हम एक प्रतियोगिता के लिए एक अखाड़ा तैयार करेंगे। 8 संप्रदायों और 5 कुलों में से प्रत्येक एक व्यक्ति को भेजेगा जिसकी शक्ति और साधना का स्तर तुम्हारे समान हो। अगर तुम जीत गए तो इसे इन युवा प्रतिभाओं को कुछ सीख देने जैसा समझो। हम तुम्हें तुम्हारी जरूरत की जड़ी बूटियां भी देंगे, हर प्रकार की 5-5। हालांकि अगर आप हार जाते हैं तो मैं आपसे केवल स्पिरिट सिटी छोड़ने के लिए कह सकता हूं। दरअसल अगर अर्जुन हार जाता तो वे जीतने वाले शिष्य से उसे अपंग बनाने पर आमादा थे। फिर वे उसे कुनलुन पर्वत पर वापस ले जाते, जहां वह रक्त तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के लौटने पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता। अगर वो जीत गए तो खैर ये नामुमकिन था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। खैर वो जीत के साथ बाहर आने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, चाहे वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें। अर्जुन तो हारेगा ही, चाहे कुछ भी हो। अच्छा,
मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि स्पिरिट सिटी के युवा प्रतिभाशाली लोग उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितना कि अफवाहें कहती हैं। अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं। हालांकि उसे पता था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है और हालात खतरनाक होंगे, फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। सोना खतरे में थी और उसे हर कीमत पर उसे बचाना था। उसकी ठंडी निगाहें समूह पर घूम गईं और उसने कहा, तुम सब स्पिरिट सिटी के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग हो। मुझे निराश मत करो, मैं कचरे से नहीं लड़ना चाहता। कल मुझे अपना हुनर दिखाना। उसने ठंडी सांस ली। जाने से पहले उसने कुन तलवार संप्रदाय के प्रधान बुजुर्ग की ओर देखा। बड़े करण राव, मैं आराम करने के लिए एक सराय में जा रहा हूँ। कल प्रतियोगिता की तैयारी पूरी होने पर आकर मुझे बताएगा। इसके बाद अर्जुन को एकांतवास के लिए एक सराय मिल गई। हालांकि स्पिरिट सिटी के युवा प्रतिभाशाली लोग, जिनसे अर्जुन ने पहले बात की थी, हंगामा करने लगे थे और अर्जुन को कोस रहे थे। अर्जुन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम जैसे अर्धअपंग व्यक्ति को किस आधार पर अभी भी दिखावा करना है? उनका अहंकार ही उनका पतन था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। अर्जुन को मरना ही होगा। क्या वो सोचता है कि वो हमें धमकाएगा? बात तो उल्टी है। अर्जुन तो घटिया है। सभी प्रकार की टिप्पणियां की गईं। जंगली ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और एक भयावह मुस्कान प्रकट की और मन ही मन सोचा, जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन अभी भी बहुत युवा और अनुभवहीन था और जाल में कूदने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी मूल नींव बुरी तरह घायल हो गई थी। इस बार अर्जुन जरूर हारेगा। पूरी संभावना है कि उससे निपटने के लिए केवल 5 शिष्यों की ही आवश्यकता होगी। सभी लोग, प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर कल दोपहर से शुरू होगी। 8 संप्रदाय और 5 कुल प्रत्येक अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भेजेंगे। सभी आकर देख सकते हैं। इतना कहकर वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के महापुरुष भी वहां से चले गए और सीधे 4 क्वार्टर्स दूतावास की ओर चल पड़े। ये वह स्थान था जहां 8 संप्रदाय और 5 परिवार अक्सर बैठकें करते थे। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि विभिन्न संप्रदायों के महापुरुष और संप्रदाय गुरु पहले ही आ चुके थे। चाहे स्पिरिट सिटी के संप्रदाय हो या परिवार, हर एक का एक महापुरुष होता था, जिसके पास अपार शक्ति और प्रभाव होता था, जो पूर्वज से ठीक नीचे होता था। किसी भी समय जरूरत पड़ने पर वे संप्रदाय या परिवार की कमान संभाल सकते थे। इस समय 8 संप्रदायों के प्रमुख बुजुर्ग एकत्र हुए थे और 5 परिवार के मुखिया भी उपस्थित थे। चेन परिवार के मुखिया ने वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के मुखिया को घूरते हुए कहा, हम सभी को आपकी योजनाओं के बारे में बता दिया गया है। 5 परिवारों को कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे लिए लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने का एक मौका हो सकता है और यह एक ऐसा अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। नीला स्वर्ग द्वार, कोई आपत्ति नहीं। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि प्रत्येक संप्रदाय अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजने को तैयार है और वे क्या योगदान देने को तैयार हैं? करण राव ने तुरंत पूछा। वान परिवार स्वर्गीय स्टार जड़ी बूटी का एक डंठल योगदान देगा। चेन परिवार आइस फायर हर्ब का एक डंठल योगदान देगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय। जल्द ही 8 संप्रदायों और 5 परिवारों ने जड़ी बूटियों और शिष्यों के बारे में निर्णय ले लिया जिन्हें प्रत्येक कुल भेजेगा। 8 बड़े बुजुर्ग और 5 परिवार के मुखिया उस सराय को देख रहे थे जहां अर्जुन साधना कर रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। जहां तक 8 संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों का प्रश्न है, चूंकि वे महापुरुष जितने शक्तिशाली नहीं थे और रक्त तलवार संप्रदाय और अर्जुन के बीच के मामले में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना निर्णय लेने का अधिकार त्याग दिया और अस्थायी रूप से पर्दे के पीछे चले गए। वे संप्रदाय के मामलों की बागडोर तभी संभालेंगे जब स्थिति शांत हो जाएगी। जहां तक विभिन्न पूर्वजों का प्रश्न है, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता के लिए मौन सहमति व्यक्त की थी। जल्द ही प्रतियोगिता की खबर स्पिरिट सिटी में बवंडर की तरह फैल गई। सिर्फ 13 बड़े गुट ही नहीं थे। कुछ छोटे परिवार और छुपे हुए प्रतिभाशाली लोग भी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और केक का एक टुकड़ा हथियाने की फिराक में थे।
स्पिरिट सिटी के केंद्र में स्थित चौक में अनगिनत दर्शक एकत्रित हुए थे और चौक के चारों ओर 13 ऊंचे मंचों पर विभिन्न परिवारों के लोगों को देख रहे थे। प्रत्येक मंच पर एक ग्रैंड एल्डर और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया शिष्य बैठा होता था। इस प्रतियोगिता में कोई रेफरी नहीं था। आखिरकार मुख्य गुट अर्जुन को अपंग बनाने पर तुले हुए थे, इसलिए वे लड़ाई को बीच में ही रोकने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, जिससे ईशा के लिए ये दावा करने का बहाना भी बन सकता था कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। अर्जुन कहाँ है? समय हो गया है, लड़ाई शुरू क्यों नहीं हुई? कुछ ही क्षणों बाद काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति चमकता हुआ आया और चौक के मध्य में प्रकट हुआ, जिसके हाथ में आत्मा विनाशक दानव देव भाला था। यह अर्जुन था। मैं यहाँ हूँ। मैं तो चाहता था कि आपके शिष्य कुछ और दिन जिएं, लेकिन लगता है आप सब अपने शिष्यों को दफनाने के लिए बेचैन हैं। उनकी गहरी निगाहें विभिन्न संप्रदायों और परिवारों को उदासीनता से देखती रहीं। जड़ी बूटियां कहाँ हैं? जब तक मैं उन्हें नहीं देख लेता, मैं नहीं लड़ूंगा। लो, रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की 25 किरणें बिखर गईं। प्रकाश की किरणों के बीच 5-5 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मंडरा रही थीं। फिर जड़ी बूटियों को सील करके एक खाली मंच पर रख दिया गया। 8वें स्तर के और 5-7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके जड़ी बूटियों को सील कर दिया, और एक साधारण 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी उस सील को तोड़ नहीं पाया। अगर तुम जीत गए तो औषधीय जड़ी बूटियां ले जाओगे, अगर हार गए तो स्पिरिट सिटी छोड़ दो। पहली लड़ाई में आपका सामना रीगल पिल संप्रदाय के शिष्य से होगा। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने रीगल पिल संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग की ओर हल्का सा सिर हिलाया, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने 3 अमर कलाकृतियां निकाली और उन्हें अपने शिष्य को सौंप दिया। अर्जुन पहले से ही आधा अपंग है। इस अवसर का आनंद लो। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को हराना एक अच्छा अनुभव है जो पहले एक सच्चा प्रतिभाशाली था। धन्यवाद महान बुजुर्ग, मैं अर्जुन को अवश्य अपंग बना दूंगा। दाओकुन रीगल पिल संप्रदाय का शिष्य था और उसके पास 7वीं श्रेणी की अमर तलवार, 5वीं श्रेणी का अमर कलाकृति कवच और 6ठी श्रेणी का अमर कलाकृति लबादा था। अपनी 5वीं स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र साधना के साथ वह एक साधारण 7वें स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द हैं? 2 चालें। मैं तुम्हें 2 चालों में हरा दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने वार किया। उसके भाले की नोक विनाशकारी शक्ति से फटी और 5वीं श्रेणी की अमर कलाकृति को भेदते हुए दाओकुन के शरीर में जा धंसी। एक ही समय पर झंकार 7वीं श्रेणी की अमर तलवार अर्जुन के शरीर से टकराई, लेकिन उछलकर वापस लौट गई। यदि आपकी साधना का स्तर अधिक होता तो आपका हथियार वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम होता, लेकिन क्या आपने 2 चालें बताईं? खैर, यह मेरी दूसरी चाल है, अर्जुन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। कुछ ही क्षणों बाद उसने निर्वाण शक्ति से भरा एक ऐसा मुक्का मारा जिसने 6ठी कक्षा के अमर लबादे की सुरक्षा रेखा को भेद दिया। कुछ ही क्षणों में दाओकुन का शरीर मुरझाने और फीके पड़ने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में वह जमीन पर गिर पड़ा और एक सूखी लाश में बदल गया। 2 चालें। रीगल पिल संप्रदाय के शिष्य को 2 बार में मार दिया गया था। सबने एक दूसरे को देखा और आंखें मलीं। क्या ये सब भ्रम था? बहुत मजबूत। वह सचमुच बहुत ताकतवर है। हालांकि वह आधा अपंग है, फिर भी हम उससे आसानी से नहीं निपट सकते। कई युवा शिष्य स्तब्ध रह गए। हालांकि अर्जुन अपंग था, फिर भी उसमें लड़ने की ताकत थी। वे उसे कम नहीं आंक सकते थे। पुची, अर्जुन ने मुंह में खून थूकने का नाटक किया और भीड़ की ओर देखा। क्या ये लोग रक्त तलवार संप्रदाय का पक्ष लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहते थे? क्या मजाक! वह उनके सभी शिष्यों को लाश में बदल देगा। बहरहाल, इस प्रतियोगिता में शामिल होने के उसके 2 लक्ष्य थे। पहला, सोना को ठीक करने के लिए जरूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हासिल करना। हालांकि दूसरा उन शिष्यों से संबंधित था जिनसे वह लड़ रहा था। कुनलुन पर्वत अभी भी कमजोर थे और वहां का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ अनिकेत दास भी इन प्रतिभाशाली शिष्यों से केवल तब तक लड़ पाएगा जब तक कि वह उन्हें रोक न दे। आखिरकार, हालांकि उसने 9वीं कक्षा की एक अमर कलाकृति का इस्तेमाल करके उन्हें पार कर लिया था,
फिर भी वह अर्ध दिव्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया था। इसलिए अगर ये शिष्य कुनलुन पर्वत पर हमला करते तो इसका परिणाम त्रासदीपूर्ण होता। कुनलुन पर्वत छोड़ते समय कुछ भी गलत न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उसे इन शक्तियों के प्रतिभाशाली शिष्यों का सफाया करना पड़ा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के बाद उसे स्पिरिट सिटी में एक संप्रदाय को नष्ट करने का मौका ढूंढना था ताकि सभी को डरा सके। ब्लड स्वॉर्ड संप्रदाय से उसकी मुठभेड़ के बाद इन लोगों के रवैये में कितनी तेजी से बदलाव आया, ये देखते हुए कि वे उसकी पीठ में छुरा घोंपने से नहीं हिचकिचाएंगे और शायद कुनलुन पर्वत पर भी हमला कर दें। उन्हें बस सही प्रोत्साहन की जरूरत थी। उसे उनके दिलों में डर पैदा करना था। रक्त तलवार संप्रदाय की ताकत को देखने के बाद और क्षितिज पर एक और महान युद्ध की संभावनाओं के साथ कुनलुन पर्वत को सबसे अधिक जरूरत थी बढ़ने के लिए समय की, और अर्जुन उन्हें वह समय देने के लिए पूरी तरह से इच्छुक थे। उनका मानना था कि वे अंततः स्पिरिट सिटी के साधकों को पकड़ने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय को पीछे हटाने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएंगे। पुची अर्जुन ने 2 घूंट और खून थूकने का नाटक किया, जिससे उसकी आभा गुप्त रूप से कमजोर हो गई। यद्यपि उसका मूल आधार क्षतिग्रस्त हो चुका था, फिर भी वह 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकता था और यहाँ तक कि अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करके प्रारंभिक स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ भी कुछ समय के लिए अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। अर्जुन घायल हो गया है। अर्जुन को खून की उल्टियां हो रही हैं। जाहिर है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय और रीगल पिल संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन्होंने पिल कॉल्ड्रॉन संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा, जिससे संकेत मिला कि अब कार्रवाई करने की उनकी बारी है। ये बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि अर्जुन ने दाओकुन को मार डाला, लेकिन वह पहले से ही बुरी तरह घायल है। आपके शिष्य के लिए गौरव का यह अवसर न गंवाना व्यर्थ होगा। खांसी डैन शेंग, अब तुम्हारी बारी है। गोलियों के कड़ाई संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने एक कड़ाई निकाली और उसे एक सफ़ेद वस्त्रधारी युवक को थमा दिया। ये वही गोलियों की कड़ाई है जिसका इस्तेमाल मैंने कभी अपने लिए किया था। मैंने इसी कड़ाई से अनगिनत बेहतरीन गोलियां परिष्कृत की हैं। इस युद्ध में इसका इस्तेमाल करो। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको उसके करीब जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस उस छोटे बदमाश पर दूर से हमला करो। हाँ, महान बुजुर्ग। डैन शेंग ने हंडा लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे ही उसने छठी कक्षा की अमर कलाकृति से खुद को परिचित कराने की कोशिश की। इस हंडे में वाकई उसमें परिष्कृत की गई गोलियों की बड़ी मात्रा में अवशिष्ट शक्ति थी। अगर यह सिर्फ शक्ति की प्रतियोगिता होती तो यह हंडा 8वीं कक्षा की अमर कलाकृति से जरूर ज्यादा असाधारण होता। हालांकि डैन शेंग केवल 4थे स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और अर्जुन को हरा नहीं पाता, फिर भी वह उसे पूरी तरह थका सकता था। वे धीरे धीरे उसकी ताकत को तब तक कम करते रहेंगे जब तक वह पराजित न हो जाए और अंतिम व्यक्ति उसे अपंग बना देगा। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और नजदीकी मुकाबले में भी तुम बहुत शक्तिशाली हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे हरा पाओगे या नहीं। डैन शेंग ने बाएं हाथ में छोटी कड़ाही पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने शरीर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी मूल नींव और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगी और शायद तुम फिर कभी लड़ नहीं पाओगे। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह एक कदम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, चूंकि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके बाद उसने अपना बायां हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया। जैसे ही डैन शेंग अखाड़े के मंच पर पहुंचा, उसकी हथेली से अचानक प्राणशक्ति की लहरें फूट पड़ीं, जो ज्वार की तरह उठती गिरती रहीं और धीरे धीरे रक्त रंग के भाले में बदल गईं, जिसे उसने तुरंत डैन शेंग पर फेंक दिया। ये भाला अर्जुन की शरीर शोधन साधना की शक्ति से निर्मित हुआ था। वाह! खून से लाल भाला हवा को चीरता हुआ अखाड़े में फैल गया और नीचे जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो अखाड़ा 2 टुकड़ों में कट रहा हो। रसायन विज्ञान बाधा। उठो! डैन शेंग ने धीरे से चिल्लाकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। कड़ाही से निकली आभा तेजी से फैलती हुई एक व्यक्ति के आकार के सफेद आवरण में बदल गई। इस कड़ाही का उपयोग पिल कॉल्ड्रॉन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। यह अज्ञात था कि उसमें कितनी सर्वोच्च सम्राट श्रेणी और अर्ध दिव्य श्रेणी की गोलियां परिष्कृत की गई थीं।
परिष्कृत की गई प्रत्येक गोली अपनी औषधीय शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश हंडा में छोड़ जाती थी, जिससे अनगिनत वर्षों के संचय के बाद हंडा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। झंकार, झंकार, झंकार। रक्त लाल भाला बार बार चमकता था, अत्याचारी रक्त ऊर्जा के साथ फूटता था जो बार बार सफेद अवरोध को तोड़ देता था। डैन शेंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से जुटा रहा था और हंडे की शक्ति का इस्तेमाल करके सफेद अवरोध की मरम्मत कर रहा था। उसका माथा पसीने से लथपथ था और वह अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन में इतनी जीवन शक्ति होगी। उसने पहले ही चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी वह अर्जुन के रक्त लाल भाले को मुश्किल से रोक पाया। आखिर अर्जुन कितना शक्तिशाली था? यदि अर्जुन अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो क्या वह शीर्ष स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ या यहाँ तक कि प्रथम स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर नहीं होगा? डैन शेंग ने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और प्रतिरोध जारी रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस मामले को जितना हो सके उतना लंबा खींचने के लिए दृढ़ था। एक बार जब उसकी और कड़ाही की शक्ति समाप्त हो गई तो उसने हार स्वीकार कर ली। मेरा काम तुम्हारी ताकत खत्म करना है। इस लड़ाई के बाद तुम्हारे पास कितनी ताकत बचेगी अर्जुन? 30%, शायद 10% भी नहीं। जब अगला व्यक्ति आएगा तो वह तुम्हें अपंग बना देगा। तुम बहुत कमजोर हो, पर एक और ले लो। अर्जुन शांत था। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मुट्ठी बांध ली और गड़गड़ाहट की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। तुरंत ही उसके फैले हुए हाथ से बिजली की 4 धारियां चमक उठीं। बिजली और प्राणशक्ति मिलकर एक बिजली का भाला बन गए, जिसे उसने डैन शेंग पर भी फेंका। हुश, हुश, हुश। हवा के फटने की आवाज गूंजी। संपर्क में आते ही बिजली के भाले ने सफेद अवरोध को चकनाचूर कर दिया, कड़ाही में छेद कर दिया और फिर डैन शेंग की छाती में जा घुसा। पुची। डैन शेंग का शरीर अखाड़े के किनारे तक उड़ता हुआ पहुंचा और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अर्जुन की आत्मशक्ति भड़क उठी और उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अर्जुन ने तब हंडे को उठाया और उसकी जांच की। ऐसा लगा कि उसमें अभी भी 50% शक्ति शेष है, इसलिए उसने उसे एक भंडारण वलय में रख दिया। फिर उन्होंने वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की ओर देखा और कहा, कल रात मैंने 8 संप्रदायों और 5 परिवारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों ओर पूछताछ की। आपके सचमुच बहुत से शिष्य हैं। कुल मिलाकर 4 पीढ़ियां हैं। शिष्यों की सबसे युवा पीढ़ी से लगभग 370 शिष्य हैं। जहां तक दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी की बात है, इन 3 पीढ़ियों में लगभग 180 शिष्य हैं। पुरानी पीढ़ी के लगभग सभी शिष्यों ने लिंगवू महाद्वीप पर जाने के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करने का प्रयास किया था, लेकिन केवल मुट्ठी भर ही वापस लौटे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे बहुत कमजोर हैं और लिंगवू महाद्वीप की सेनाओं के लिए केवल नौकर या पहरेदार जैसे छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं। ऐसी भूमिकाओं में उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए कई लोग वापस लौट आए। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे और या तो मारे गए या लिंगवू महाद्वीप में दूसरों द्वारा बंदी बना लिए गए। यही कारण था कि शिष्यों की पुरानी पीढ़ी में शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। इसके बावजूद आपके शिष्य बहुत कमजोर हैं और उनसे लड़ना मेरे समय की बर्बादी है। मैं उनसे एक एक करके लड़ने की जहमत नहीं उठा सकता। ये कैसा रहेगा? चूंकि शिष्यों की 4 पीढ़ियां हैं, उन्हें 4 अखाड़ों में बांट दो और मैं हर पीढ़ी से लड़ूंगा। चिंता मत करो, अगर मैं मारा गया तो कोई भी तुमसे झगड़ने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे वो जड़ी बूटियां दे देना जो मैं चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दर्शकों ने हूटिंग और उपहास करना शुरू कर दिया। क्या अर्जुन पागल था? क्या एक अकेला व्यक्ति 13 सेनाओं के सभी अनुयायियों को चुनौती देना चाहता था? क्या वह अकेले सैकड़ों लोगों का सामना करना चाहता था? यदि उन्हें 4 पीढ़ियों में विभाजित भी कर दिया जाए तो भी यह अर्जुन को कई बार मारने के लिए पर्याप्त था, है ना? वह इतना अहंकारी कैसे हो गया?